नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कक्षा 6 की भाषा मंजरी के पहले पाठ का सस्वर वाचन किया, वीर तुम बढ़े चलो। चलिए, उस कविता में कुछ ऐसे शब्द थे जो हो सकते हैं आपको कठिन लगते हों। चलिए, उनके मतलब पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। तो एक शब्द था वीर। वीर का अर्थ होता है साहसी। जो साहसी होते हैं उनको वीर कहा जाता है। दूसरा है धीर। धीर मतलब वैसा व्यक्ति, वैसे लोग जो अडिग रहते हैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से। जो एक बार मन में ठान लिया वो तो ठान लिया, उसे करना ही करना है। उसके बाद है ध्वज। ध्वज का मतलब होता है झंडा। कौन सा झंडा? हमारे देश का प्यारा झंडा, तिरंगा झंडा। उसके बाद है दहाड़। दहाड़ का मतलब जो शेर होता है, जो सींग होता है, वो जोर से जब चिल्लाता है तो वह आवाज को हम लोग बोलते हैं दहाड़ना, तो वही है उसकी दहाड़। अगला है निडर। निडर मतलब जिसे डर नहीं हो किसी चीज का, वो होते हैं निडर। आगे है मेघ। मेघ का मतलब बादल। आसमान में बादल छाते हैं ना, हाँ, तो उन्हें हम लोग मेघ बोलते हैं। उसके बाद है कड़क। जो आवाज़ होती है बिजली की, कड़कड़ 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 कड़कड़, उस आवाज़ को हम लोग कड़क बोलते हैं। जो मेघ आपस में टकराते हैं तो कड़कड़ आवाज़ आती है, उसको कड़क बोलते हैं। अगला है तड़क। तड़क मतलब हो गया जिस तरह कोई कांच टूटता है तो किस तरह कर्कश आवाज़ आती है, तो वह आवाज़ को हम लोग बोलते हैं तड़क। अगला शब्द है प्रात। जैसे आपने सुना है प्रातः, तो यही शब्द है प्रात। प्रात का मतलब सुबह। उसके बाद है प्रण। प्रण का मतलब प्रतिज्ञा, वादा। जो प्रॉमिस करते हैं उसे प्रण कहते हैं। फिर है मातृभूमि। मातृभूमि मतलब वह जमीन, वह देश जहाँ हमारी माँ ने जन्म लिया, वह हमारी मातृभूमि है। जहाँ हमने जन्म लिया वह हमारी मातृभूमि है। अगला शब्द है पितृभूमि। वह देश, वह जमीन जहाँ हमारे पिता ने जन्म लिया, जहाँ हमारा जन्म हुआ, उसे पितृभूमि बोलते हैं। अगला शब्द है अन्न। अन्न का मतलब होता है जिससे हमारे यहाँ घर में भोजन बनता है, जैसे चावल, धान, गेहूँ, ऐसी चीज़ों को अन्न बोलते हैं। अगला शब्द है भूमि। भूमि का अर्थ सामान्य रूप से तो जमीन होता है, लेकिन कविता में अर्थ हुआ इसका देश। उसके बाद है वारी। वारी मीन्स जल, पानी। उसके बाद यत्न। यत्न मीन्स कोशिश, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई।
कोशिश, प्रयास। और अगला और अंतिम है रत्न। रत्न मतलब जैसे हीरे मोती होते हैं, मतलब बेशकीमती बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं उनको हम लोग रत्न बोलते हैं। लेकिन कविता में रत्न का अर्थ हीरे जवाहरात वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़मीन, हमारी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी वो खनिज आदि जो सामग्रियां हैं, जो संसाधन हैं, उसके बारे में कहा गया है। तो चलिए, ये थे कुछ शब्द जिनके अर्थ हमने बताए। अब हम चलेंगे प्रश्नोत्तर सीखेंगे इस पाठ के। अब देखिए, पाठ हमने निकाल लिया, उसमें से जो अभ्यास की जगह है वहाँ पे पाठ से मतलब हमने जो अभी कविता पढ़ी उससे 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को हम सीखेंगे कैसे उत्तर दें। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है? तो कवि हमारे देश के सैनिकों को वीर कहकर संबोधित कर रहा है। दूसरा प्रश्न, कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है, कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए बोल रहा है, कौन सा वादा, कौन सा प्रॉमिस करने के लिए? तो कवि जो चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, उनका डट कर मुकाबला करने के लिए, प्रण लेने के लिए बोलता है वीर सैनिकों को। तीसरा प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? तो उत्तर है, इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। देश और परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करिए। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो उत्तर इसका होगा, ऊपर की पंक्ति जो हमारी पाठ्य पुस्तक है भाषा मंजरी, उसमें कविता में कवि ने वीर तुम बढ़े चलो इससे जो ली गई है, कवि कहता है कि हमारी धरती में अन्न और वारी मतलब पानी, जल जैसे बहुमूल्य रत्नों का विशाल भंडार है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। ज़रूरत है हमारे पुरुषार्थ, हमारे मेहनत और परिश्रम की। इसलिए हे वीर, तुम कर्मों क्षेत्र में कभी मत रुकना, बस चलते ही जाना, चलते ही जाना, अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते रहना। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर ऐसा होगा कि कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी लगन और मेहनत के साथ सिर्फ आपकी सोच एक दिशा में होनी चाहिए और प्रयास करते रहें। आगे देखें, पाठ से आगे मतलब इस चैप्टर, इस कविता में वो चीज़ें नहीं है, उससे थोड़ी हटकर हैं, बाहर की चीज़ें हैं। तो इन प्रश्नों के चलिए हम लोग जवाब देंगे। कविता का एक शीर्षक सुझाइए। एक तो कविता का शीर्षक यहाँ पे दिया हुआ है जिसका नाम है वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता को पढ़ने के बाद क्या आपके मन में भी कोई ऐसा शीर्षक आया? तो देखिए, हमारे मन में आया, डरे नहीं डटे रहें। ऐसे ही कई सारे शीर्षक हो सकते हैं जो इस कविता का जो हेड है वो मतलब शीर्षक बन सकता है। दूसरा प्रश्न है, कविता को पढ़कर आपके मन में किस प्रकार के भाव जगते हैं? लिखिए। तो हमने जब इस कविता को हमने पढ़ा तो हमारे मन में देश सेवा की भावना जगी,
और ज़्यादा वो प्रबल हो गई। ऐसे तो हम सभी देशभक्त हैं, लेकिन इस कविता को पढ़ने के बाद मन में एक विश्वास, एक जोश आया अपने देश के प्रति कुछ करने की। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम होते हैं, इसको पता करके लिखिए। तो चलिए एक दो नियम हम लोग लिखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के जो नियम हैं, हमें कभी भी फटा या गंदा झंडा नहीं फहराना चाहिए, और राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त होने के पहले तक ही फहराया जाता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। फहराए गए झंडे का जो अनुपात है उसका होना चाहिए 3:2, मतलब 3:2। यदि 3 मीटर लंबाई है तो चौड़ाई होगी 2 मीटर। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, है ना। मुख्य रूप से 3 रंग हैं। केसरिया सबसे ऊपर होना चाहिए। झंडे को पूरे सम्मान के साथ फहराना भी चाहिए और उसे वापस उतारना भी चाहिए, और ध्वज पर कुछ दूसरी चीज़ नहीं लिखा होना चाहिए, ना ही कोई दूसरी चीज़ छपी होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। धरती हमें बहुत कुछ देती है, अन्न तो देती ही है, जल भी देती है। इसके अलावा हमें धरती और क्या क्या देती है? तो अन्न और जल के अलावा धरती हमें कोयला देती है, सोना देती है, पेट्रोल देती है, लोहा देती है, हीरा देती है, बहुत सारे रत्न हीरे देती है। अब आगे अपने अनुमान से आपको कल्पना करके कुछ काम करना है। देखिए 2 यहाँ उस तरह के प्रश्न हैं, चलिए इनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। पहला है, सैनिकों के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें उनके साहस और बलिदान की चर्चा हो। तो लिख सकते हैं इस तरह, कई तरह से लिख सकते हैं। उसमें ये एक खाका फॉर्मेट हमने दिया है। प्रिय सैनिक भारतीय सशस्त्र बल। सबसे पहले तो हम सभी अपने विद्यालय का नाम दें। फलां विद्यालय, कक्षा 6 के छात्र छात्राओं की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन। आज जब हम लोगों को वीर तुम बढ़े चलो कविता पढ़ाया गया, हम सब की आंखों के सामने आपकी तस्वीर आ गई। अक्सर हम आपको टीवी में देखते आए हैं, मेरे दोस्त के चाचा भी सैनिक हैं। मेरे दोस्त और टीवी के माध्यम से हमें आपके बारे में पता चलता है कि आप कितने साहसी और भारत माता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, समर्पित हैं। आप अपनी जान की परवाह किए बगैर देश के दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। आपके लिए ईद, दीपावली, कोई भी पर्व जो है वो भारत माता की सेवा है, सिर्फ सेवा है। जब आज सर से हमें आपके बारे में पता चला या फिर मैडम से आपके बारे में पता चला तो हमारे कई मित्रों के आंखों में आंसू आ गए, एक नया जज्बा जाग गया। आपका साहस और बलिदान की भावना सचमुच अतुलनीय है। मैं भी प्रण लेता हूँ कि मैं भी मेहनत से पढ़कर बड़े होकर आपकी तरह एक वीर सैनिक बनूँ और अपने वतन की सेवा करूं। एक बार फिर से आपको नमन, आपका देशवासी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का एक नागरिक होने के नाते आप अपने देश की रक्षा के लिए क्या कोशिश करेंगे? तो देखिए, हम देश का नागरिक होने के नाते अपने देश की रक्षा के लिए निम्न कोशिश कर सकते हैं। कोई वस्तु यदि शक की नज़र में आए, संदिग्ध नज़र आए, कहीं आपको डाउट हो तो अपने माता पिता या फिर बड़ों को बता सकते हैं। यदि कोई असामाजिक घटना घट रही हो तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। किसी ने चोरी की या फिर कोई घटना हुई है ना। मेहनत से पढ़कर बड़े होकर सेना या पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों को देश प्रेम और सेवा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और जो चीज़ अफवाहें हैं, बहुत सारी झूठी खबरें फैलती हैं, उनको रोककर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। अन्न और जल का संरक्षण कर उसको बर्बाद नहीं करें, करके भी हम बच्चे देश की सेवा कर सकते हैं। जिस भी जगह पे हैं, आप छात्र हैं तो आप अपनी जगह पे,
हम लोग टीचर हैं तो हम लोग अपनी जगह पे, जो जिस भी नौकरी में जिस भी सेवा में है वो अपने ही जगह से ईमानदारी के साथ समयनिष्ठ होकर के यदि ईमानदारी के साथ काम करे तो वही उसकी देश सेवा है। ठीक है। आगे है कुछ व्याकरण से संबंधित चीज़ें हैं। भाषा संदर्भ, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और उनमें आए संयुक्त अक्षरों पर ध्यान दीजिए। जैसे ध्वज, अन्न, रत्न। यहाँ पे क्या है? ध्व न त्न संयुक्त अक्षर हैं, मतलब दो दो शब्द जुड़े हुए हैं। अक्षरों को संयुक्त करते समय क्या ध्यान देना चाहिए? देखिए, कुछ अक्षर होते हैं जिसमें पाई लगी होती है। पाई क्या होती है? एक खड़ी रेखा, जैसे ख। ख में देखें एक खड़ी रेखा लगी है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपने लिखा ये, ठीक है, ये लिखा। अब आगे ये आपने लकीर दिया ना, ये जो लकीर है यह लकीर यही कहलाती है पाई। ठीक है। तो इस तरह एक खड़ी रेखा होती है। ख में, ग में, घ में, च, ज, झ, ञ, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स, क्ष, त्र, ज्ञ। ये सारे अक्षरों में आप क्या देख रहे हैं? पाई लगी हुई है। इसको जब दूसरे वर्ण के साथ, दूसरे अक्षर के साथ यदि हम जोड़ेंगे, संयुक्त जॉइंट करेंगे तो इनकी पाई हट जाती है। जैसे कृतघ्न, घ और न को आपने जोड़ा तो घ की पाई हट गई। भाग्य, भाग्य जब आपने लिखा तो ग की पाई हट गई। देखिए, चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग में ये जो है ये आपने हटा दिया। ये जो ग में ये पाई लगी है, इसके साथ जब हम लोग य लगाएंगे तो इस पाई को हटा देंगे और लिखेंगे डायरेक्ट य, तो ये बन जाएगा भाग्य। ठीक है। अब देखें, कुछ ऐसे अक्षर हैं क और फ में पाई होती है लेकिन बीच में होती है। चलिए दिखाता हूँ। देखें, ये यहाँ पे है और यहाँ पे गोल है और यहाँ पे आधा गोल है। ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं? जो पाई है वो यहाँ बीच में है। ठीक ना। तो इसमें जब दूसरे वर्णों के साथ संयुक्त करेंगे तो दोनों वर्णों की घुंडी का झुका हुआ जो हिस्सा है वो हट जाएगा। जैसे लिखा हुआ है रक्त, जैसे र आपने लिखा ऐसे क और त लिखते ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ ऐसे देंगे, मुड़ा हुआ हिस्सा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और सिर्फ ऐसे होगा। ये होगा रक्त, मतलब क में मुड़ी हुई जो रेखा है वो हट जाती है। ठीक है। उसी तरह मुफ्त जब लिखेंगे तो फ में जो मुड़ी हुई रेखा है वो हट गई और त के साथ जुड़ गई। अब कुछ वर्ण, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो अर्धपाई वाले हैं। जैसे ंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इसमें जब संयुक्त करेंगे कोई वर्ण तो हलंत के रूप में लिखा जाता है। जैसे लट्टू, तो ट में हलंत लग गया है। देखिए, ल और ट और टू लिखा तो ट को आधा बनाने के लिए इसमें हलंत लगा देते हैं। ये जो हलंत लगाया यही है हलंत। ठीक है। तो ये हो गया पाठ्य, उसको जब जोड़ रहे हैं तो ठ में हलंत लग गया। टिड्डी, ड को ड से जोड़ रहे हैं तो ड में हलंत लग गया पहला। उसी तरह आगे है ग्राह्य, और भी कुछ है, द्वंद्व है, तो वैसे ही द में हलंत लग जाएगा। आगे चलते हैं। जो शब्द एक सा ही अर्थ बताने वाले होते हैं वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे दिनकर, भास्कर, प्रभाकर और दिवाकर, सबका मतलब एक ही है ना। दिनकर मतलब दिन करने वाला, भास्कर मतलब वही सुबह करने वाला, प्रभाकर मतलब भी प्रभात करने वाला, दिवाकर मतलब दिवस करने वाला। तो कौन है? वही सूर्य है। तो निम्न कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने को कहा गया है। जैसे पहाड़, तो पहाड़ के लिए जो
पहाड़, इसके दो पर्यायवाची शब्द। पहाड़ को पर्वत भी बोलते हैं, पहाड़ को गिरी भी बोलते हैं। चंद्र, इसके दो पर्यायवाची शब्द। चंद्र को शशि भी बोलते हैं, चंद्र को मयंक भी बोलते हैं, चंद्र को चंद्रमा बोलते हैं, राकेश बोलते हैं। अगला है सिंह, सिंह के दो पर्यायवाची हो गए शेर और वनराज। तीसरा क्वेश्चन है, जो शब्द उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे प्रसन्न मतलब खुश, प्रसन्न मतलब खुश, तो अप्रसन्न मतलब नाखुश। तो उसी तरह नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके विपरीत शब्द देखेंगे। निडर मतलब जिसको डर नहीं हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा कायर, ठीक है। रात का विलोम दिन, वीर का उल्टा डरपोक, कायर। चौथा है, पाठ में विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, एक लकीर है उसके नीचे एक बिंदु है, इसका प्रयोग किया गया है। यह चिन्ह कभी डर हो, कभी दुख हो, कष्ट हो, हर्ष हो, आश्चर्य हो, घृणा, ये सब जो भावनाएं हैं इसको बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्यों और शब्दों में। जैसे अरे तुम कब आए, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके 5 वाक्य बनाइए। हे भगवान मेरी रक्षा करो, काश, काश में लगेगा मैं पास हो जाऊं, हे भगवान उनकी मदद करना, वाह गजब हो गया, बहुत अच्छा आपने खेल खेला, बहुत अच्छा आपने खेल बहुत अच्छा खेला। तो इस तरह जब बहुत अच्छा आपने कहा तो फिर वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। तो बच्चों ये था पहला पाठ वीर तुम बढ़े चलो। उनका सस्वर वाचन हो गया, उनका भावार्थ, उसके भावार्थ हो गए, फिर उसमें जो कुछ कठिन शब्द थे वह भी हो गया और प्रश्नोत्तर भी हो गया। आप सभी इसको अपने डायरी में, नोटबुक में, कॉपी में इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से इसको हृदयंगम मतलब कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।